हेलो एवरीवन। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे आर्टिकल 39 ऑफ डीपीएसपी। ठीक है। अब देखिए, मैं आर्टिकल 39 को पढ़ाऊँ उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि आर्टिकल 39 जो है इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर्टिकल ऑफ डीपीएसपी। ठीक है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। मैं इसे वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि गवर्नमेंट ने आर्टिकल 39 के स्पिरिट में बहुत सारे लॉज और प्रोविजंस बनाए हैं। ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जो भी गवर्नमेंट के पावर्टी एलिविएशन और एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, लाइक मनरेगा, लाइक नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन जिसे हम आजीविका मिशन कहते हैं, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, पीएम मुद्रा योजना, ये सब क्लॉज ए के फुलफिलमेंट के लिए बनाया गया। जो भी प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है, कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट्स जो हैं, या आप कह लीजिए जो सर्ज फीस या सर्ज टैक्स है, ठीक है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ये सब के प्रोविजंस भी आर्टिकल 39 से निकल कर आए। आर्टिकल 39 ने विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे लॉज और प्रोविजंस बने हैं। ठीक है। विमेंस को जो मैटरनिटी रिलीफ या बेनिफिट मिलती है उसकी भी इंस्पिरेशन आर्टिकल 39 से निकल कर आई। ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन भी आर्टिकल 39 के स्पिरिट में बना है। और चिल्ड्रंस के लिए मतलब बहुत सारे चाइल्ड केयर, जुवेनाइल जस्टिस और जो CLPR एक्ट है ये भी आर्टिकल 39 के स्पिरिट में बना है। जो हमारे देश में पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो भी आर्टिकल 39 के ही फुलफिलमेंट के लिए बनाया गया। तो आप समझ सकते हैं कि और अगर मैं मनरेगा और नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन और PDS सिस्टम, इन तीनों को अगर मैं जोड़ दूं तो ये तीनों गवर्नमेंट के सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर का मैक्सिमम पोर्शन कवर करते हैं। ठीक है। बिकॉज गवर्नमेंट का जो सबसे कॉस्टली प्रोग्राम है सोशल सेक्टर एक्सपेंडिचर में वो मनरेगा है। उसके बाद सेकेंड कॉस्टलीस्ट प्रोग्राम है NRLM जिसको कोई आजीविका मिशन भी कहते हैं। ठीक है। और तीसरा आता है आपका PDS सिस्टम। खैर, तो ये तो डिस्क्लेमर था कि क्या कुछ निकल कर आया है। इसके अलावा और भी बहुत सारे प्रोविजंस निकल कर आए हैं। ठीक है। हम देखेंगे आर्टिकल 39 को डिटेल में। तो अब देखिए कि आर्टिकल 39 में कुल 6 सब क्लॉज हैं, सब क्लॉज ए से सब क्लॉज F तक। अब आप बोलेंगे कि मैं इन्हें सब क्लॉज क्यों कह रहा हूँ। देखिए, आर्टिकल 19 पढ़ाते वक्त मैंने आपको बताया था कि सब क्लॉज वो लाइन होते हैं जिनका एलोन यानी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग नहीं निकलता है। यानी सब क्लॉज का कंप्लीट मीनिंग तब निकलता है जब हम उसके क्लॉज के साथ उसे पढ़ते हैं। तो यहाँ पे ये जितने भी सब क्लॉज हैं इनको हमें पढ़ना पड़ेगा ऊपर लिखे इस लाइन के साथ, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग। ओके, तो इस लाइन को सभी सब क्लॉज के साथ ऐड करके पढ़ेंगे तब उनका कंप्लीट मीनिंग आएगा। ये सब तो इंट्रोडक्शन था। चलिए आर्टिकल 39 को बिगिन करते हैं। तो सबसे पहले सब क्लॉज ए देखते हैं। सब क्लॉज ए कहता है, द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट द सिटीजन्स मेन एंड वीमेन इक्वली हैव द राइट टू एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। यानी कि सब क्लॉज ये कहता है कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे हमारे भारत में जो भी नागरिक हैं, चाहे वो पुरुष हों या महिला हों, उन सभी लोगों को समान रूप से एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर की जा सके। अब देखिए, लाइवलीहुड का मतलब होता है द सोर्स फ्रॉम विच यू अर्न मनी, या मतलब लाइवलीहुड का मतलब है जहाँ से भी आप पैसा कमाते हैं। तो जो भी आप वर्क, जॉब या जो भी आप प्रोफेशन करते हैं वहाँ से जहाँ से आपको अर्निंग आती है वो आपका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। यानी आपका वर्क ही आपका मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है। अब एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड का मतलब है कि जो भी आपको आपके वर्क से पेमेंट मिल रही है वो पेमेंट एडिक्वेट या सफिशिएंट होनी चाहिए, जिससे कि आप अपने लाइफ के बेसिक एमिनिटीज़ को एक्वायर कर सकें और एक रीजनेबल लाइफ जी सकें। ठीक है। तो उतना पेमेंट होना चाहिए। सो दैट सफिशिएंट पेमेंट इज़ एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड। अब बात कर लेते हैं
कि इस सब क्लॉज, अब देखिए भारत 1950 में बहुत गरीब देश था, इवन भारत आज भी काफ़ी गरीब है, ठीक है। तो भारत सरकार ने सब क्लॉज ए के फुलफिलमेंट के लिए बहुत सारे सोशल स्कीम्स चलाएं, आपका पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, ठीक है, बहुत सारे सोशल स्कीम्स हैं। मैं आपको एग्जांपल समझाता हूँ। जो मनरेगा प्रोग्राम है, महात्मा गांधी रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, तो ये जो मनरेगा प्रोग्राम है जिसके तहत गवर्नमेंट इंडिया के सभी हाउस होल्ड या परिवारों को ये गारंटी देती है कि उनके परिवार का एटलीस्ट एक एडल्ट मेंबर को गवर्नमेंट 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी या रोज़गार गारंटी देती है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम गवर्नमेंट ने इसलिए चलाया ताकि देश में सभी घरों में जो भी पुअर हाउस होल्ड हैं या जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, उन घर के कम से कम एक मेंबर को, एक एडल्ट मेंबर को 100 डेज़ की एम्प्लॉयमेंट गारंटी दी जाए ताकि उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड वो सिक्योर कर सकें, ठीक है। अब गवर्नमेंट ने 100 डेज़ की गारंटी क्यों दी और सिर्फ कम से कम एक मेंबर, मतलब एटलीस्ट 1 मेंबर, कम से कम एक मेंबर, यानी उससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने 100 डेज़ की ही गारंटी क्यों दी? बिकॉज गवर्नमेंट के ऊपर इकोनॉमिक लिमिटेशन होती है। देखिए गवर्नमेंट को बहुत सारे स्कीम्स पे पैसे खर्च करने होते हैं, बहुत सारे प्रोजेक्ट होते हैं, गवर्नमेंट का बहुत एक्सपेंडिचर होता है। तो गवर्नमेंट अपने रेवेन्यू या अपने कैपेसिटी के हिसाब से खर्च करती है। कल की डेट में अगर गवर्नमेंट की कैपेसिटी बढ़ती है, अगर इकोनॉमिक कैपेसिटी बढ़ती है, तो गवर्नमेंट इस 100 डेज़ की गारंटी को 150 डेज़ 200 डेज़ कर सकती है, ठीक है। दूसरा सब क्लॉज ए के फुलफिलमेंट के लिए जो गवर्नमेंट ने प्रोग्राम चलाया है वो है नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन, जिसको आजीविका मिशन भी कहते हैं। अब इस मिशन में ये होता है कि किसी भी रूरल एरिया से या किसी ग्रामीण इलाके से 2 या 2 से अधिक लोग आपस में मिलके एक सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाते हैं, ओके, और उस ग्रुप को गवर्नमेंट की जो इंस्टीट्यूशंस हैं वो उन्हें टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोवाइड करती हैं कोई माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, और उस माइक्रो इंटरप्राइज को गवर्नमेंट फाइनेंस भी करती है अंडर पीएम मुद्रा योजना। और पीएम मुद्रा योजना के अंदर उनको 3 तरह की लोन मिलती है, शिशु लोन, किशोर और तरुण। यानी अगर वो 50,000 तक का लोन उठाते हैं तो उसे शिशु लोन कहते हैं, अगर वो 50,000 से 5 लाख तक का लोन लेते हैं तो उसको किशोर बोलते हैं, और अगर वो 5 लाख से 10 लाख तक का लोन लेते हैं तो वो तरुण लोन कहलाता है। अब अच्छी बात पीएम मुद्रा योजना के अंदर ये है कि ये सारे लोन्स उन माइक्रो इंटरप्राइजेस को बैंक से बिना किसी कोलेट्रल गारंटी के मिल जाता है। यानी कि वो सेल्फ हेल्प ग्रुप या जो भी ग्रुप ये लोन्स चाहते हैं, ठीक है, कोई माइक्रो इंटरप्राइज स्टार्ट करने के लिए, उन्हें बैंक को कोई कोलेट्रल मॉर्गेज करना मैंडेटरी नहीं है। दूसरा बेनिफिट ये है कि इनको लो इंटरेस्ट रेट पे, रिलेटिवली लोअर इंटरेस्ट रेट पे ये लोन्स मिलते हैं। अब देखिए कि एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड इंश्योर करने के लिए गवर्नमेंट का जो तीसरा प्रोग्राम है प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, जिसके तहत गांव के लोग अपने ही गांव के आसपास इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर, इस लाइक मनरेगा, ठीक है। सो उससे लोगों को एम्प्लॉयमेंट भी मिलती है, गांव का विकास भी होता है। तो ये मैंने एग्जांपल्स दिए हैं, ठीक है। आप एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइफ, मतलब ये तो है कि उनको रोज़गार देने के लिए, उनको मीन्स ऑफ लाइवलीहुड देने के लिए गवर्नमेंट ने क्या प्रोग्राम्स अभी तक चलाए हैं। अब मैं सब क्लॉज बी की बात कर लेता हूँ। और गवर्नमेंट, आप देखिए ये जो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है, अगर इसकी मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में मैं बात करूँ, हालांकि ये जितने भी एग्जांपल्स दिए मैंने सब मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में दिए हैं, ये सारे प्रोग्राम्स अभी चल रहे हैं, लोगों को बेनिफिट मिल रहा है, पर यूजुअली ये जो बेनिफिट्स हैं ये लेस स्किल्ड या नो स्किल्ड लोगों के लिए था, पर स्किल्ड लोगों के लिए जो एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड है उससे गवर्नमेंट इंश्योर करती स्टार्टअप इंडिया के तहत, स्टैंड अप इंडिया के तहत। यानी अगर आपके पास स्किल है, आपके पास कोई आइडिया है, आप स्टार्टअप करना चाहते हैं, गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करेगी, गवर्नमेंट आपको इनिशियल रेवेन्यू देगी, ठीक है, लोन्स देगी, आप स्टार्टअप करो, गवर्नमेंट आपको स्किल एक्वायर करने की ट्रेनिंग देगी अंडर स्टैंड अप इंडिया। सो ये सारे गवर्नमेंट के प्रोग्राम्स हैं, ठीक है। सब क्लॉज बी को हम देखते हैं। सब क्लॉज बी कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग
that the ownership and control of the material resources of community are so distributed as best to subserve the common good। तो सब क्लॉज भी ये कहता है कि सरकार को ऐसी नीति बनानी चाहिए जिससे जो भी समुदाय या समाज के मटेरियल रिसोर्सेस हैं उनका कंट्रोल और ओनरशिप इस तरह से रेगुलेट या डिस्ट्रीब्यूट करे कि उस समुदाय या समाज के सभी जन का भला हो सके। सब क्लॉज बी के लिए सबसे अच्छा एग्जाम्पल है पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, पीडीएस सिस्टम। और उससे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि देखिए गवर्नमेंट, ये सब क्लॉज बी गवर्नमेंट को ये निर्देश दे रहा है कि गवर्नमेंट को ऐसे लॉज और प्रोविज़न बनाने चाहिए जिससे कि जो भी सोसाइटी में रिसोर्सेस हैं, ठीक है, उन रिसोर्सेस का ऐसा बंटवारा करे कि सभी जनों का भला हो, ठीक है। इवन जो भी आपके आर्टिकल 31A, 31B और 31C जो मैंने पढ़ाया था वो 39 के बी और सी के फुलफिलमेंट के लिए ही बनाए गए थे, ठीक है। इनफैक्ट आर्टिकल 31C तो ऑफ कोर्स आर्टिकल 39B और सी से ही डील करता है। तो बाकी 31A और बी कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड, ठीक है, या फिर जो भी मैंने वहाँ पे बताया था कॉरपोरेट्स को एक्वायर कर लेना फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम ताकि उसके मैनेजमेंट को ठीक किया जा सके, ताकि वो पब्लिक गुड के लिए काम करे, ठीक है। गवर्नमेंट पब्लिक इंटरेस्ट में मिनरल एक्सप्लोरेशंस या माइनिंग के लीज लाइसेंस को कैंसिल या एक्वायर कर सकती है। सो वो सारे प्रोविजंस आप देख लीजिएगा। तो सब क्लॉज भी ये कहता है, अब जैसे मान लीजिए अगर मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में एग्जांपल दूँ, मान लीजिए कोई रिसोर्स, मान लीजिए किसी ट्राइबल, इंडिया के किसी ट्राइबल एरिया में कोई फॉरेस्ट रिसोर्स है, तो ऐसा नहीं है कि उस रिसोर्स का जो ओनरशिप और कंट्रोल है उस ट्राइबल कम्युनिटी के पास ही रहेगा, ऐसा नहीं है। उनका फर्स्ट राइट हो सकता है, उनको ग्रेटर बेनिफिट मिल सकता है, पर वो रिसोर्सेज सरकार अपने पॉलिसी के थ्रू ऐसी पॉलिसी बनाएगी कि देश के बाकी राज्यों में रहने वाले लोग, बाकी जगहों पर रहने वाले लोगों को भी भला यानी उससे फ़ायदा मिल सके, ठीक है। तो अगर देश में किसी पर्टिकुलर स्टेट में कोई मतलब कोई ऐसा मिनरल रिसोर्स जो किसी इंडिया के किसी पर्टिकुलर स्टेट में बहुत ज़्यादा है, लाइक अगर झारखंड की हम बात करें तो वहाँ सबसे ज़्यादा कोल डिपॉजिट या कोल माइनिंग होती है, तो ऐसा नहीं है कि झारखंड की गवर्नमेंट उन सारे रिसोर्सेस पे अपना ओनरशिप और कंट्रोल कम्प्लीटली कर सकती है। दे कैन अर्न मोर फ्रॉम दैट, दे हैव द फर्स्ट राइट, दे कैन टेक द बेनिफिट आउट ऑफ दैट, बट द रिसोर्सेज अगर गवर्नमेंट को लगता है कि कॉमन गुड में उस रिसोर्स को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कोई प्रोविजंस बनानी है तो सरकार बना सकती है। तो कहने का मतलब है कि जो कुछ भी हमारे देश या हमारे समाज में रिसोर्सेस हैं उनको सरकार इस तरह से रेगुलेट करे या डिस्ट्रीब्यूट करे कि सभी जन का भला हो, पर एक्चुअली में ये प्रैक्टिकली हो नहीं पाता है। पहले मैं पीडीएस का एग्जांपल दे देता हूँ, फिर मैं बताऊँगा कि ये क्यों फेल हो जाता है। देखिए सब क्लॉज बी के लिए जो बेस्ट एग्जांपल है वो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है, ठीक है, क्योंकि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के तहत गवर्नमेंट जो भी बिलो पॉवर्टी लाइन यानी जो भी बीपीएल कैटेगरी में लोग रहते हैं उनको बहुत लो कॉस्ट पे फूड ग्रेन्स लाइक वीट, राइस, शुगर, पल्सेस ये सब प्रोवाइड करती हैं। लेकिन गवर्नमेंट इन सारे इसेंशियल फूड आइटम्स को एक्वायर करती है मार्केट कॉस्ट के ऊपर, बिकॉज गवर्नमेंट फार्मर से वीट और राइस खरीदती है एमएसपी पे, ठीक है। वो शुगर मिल ओनर से या शुगर मिल से शुगर खरीदती हैं, ठीक है। पल्सेस गवर्नमेंट मार्केट से खरीदती है और गवर्नमेंट इन सारे रिसोर्सेस को बिलो पॉवर्टी लाइन के कैटेगरी के लोगों को बहुत लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करती है। तो गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम से क्या करना चाहती है? गवर्नमेंट पीडीएस सिस्टम से इकोनॉमी के जो भी रिसोर्सेस हैं उनको डाइवर्ट करती है बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों की, उनको सफिशिएंट रिसोर्सेस मिल सकें, उनका भी वेलफेयर हो सके। अब गवर्नमेंट इन रिसोर्सेस को कैसे डाइवर्ट, कैसे एक्वायर कर रही है? गवर्नमेंट के रेवेन्यू कहाँ से आती है? हम लोग जो पर्सनल इनकम टैक्स पे करते हैं, जो गवर्नमेंट के पास कॉरपोरेट इनकम टैक्स जाता है, जो गवर्नमेंट जीएसटी अर्न करती है, जो गवर्नमेंट पेट्रोल और डीजल केरोसिन के मैन्युफैक्चरिंग और उनके सेल से जो टैक्स अर्न करती है,
गवर्नमेंट को आरबीआई से जो डिविडेंड मिलता है, गवर्नमेंट अपने पीएसयूज़ या अपने ऑर्गेनाइजेशन से जो कुछ अर्न करती है, ठीक है, तो ये सब गवर्नमेंट के अर्निंग्स हैं। और गवर्नमेंट अपने अर्निंग का एक मेजर पोर्शन खर्च करती है एक फार्मर से उनके फूड ग्रेन्स एमएसपी पे ख़रीदना, मिल ओनर से शुगर ख़रीदना, ठीक है, मार्केट से पल्सेस ख़रीदना, एंड देन बिलो पॉवर्टी लाइन के लोगों को उसे डिस्ट्रीब्यूट करना। तो रिसोर्सेस हमारे सोसाइटी के हैं, पर उन्हें दिया जा रहा है एट लो कॉस्ट अफोर्डेबल प्राइस पे, जस्ट टू सबसर्व द कॉमन गुड, ठीक है। साथ ही साथ गवर्नमेंट ने कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट बना रखे हैं, ठीक है, सर्ज टैक्स है, सर्ज फीस है, कॉरपोरेट इनकम टैक्स है, ठीक है, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं सोसाइटी के रिसोर्सेज को सब तक पहुंचाने में, ठीक है, अमीर लोगों से रिसोर्सेज को सक आउट करके जो गरीब लोग हैं उन तक पहुंचाने में हेल्प करता है। सो मोटा मोटा दिस इज़ ऑल अबाउट मतलब सब क्लॉज बी का एक्सप्लेनेशन। अब सब क्लॉज सी को देखते हैं। सब क्लॉज सी कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग दैट ऑपरेशन ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम डज नॉट रिजल्ट इन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ एंड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन टू कॉमन डेट्रीमेंट। यानी कि सब क्लॉज सी ये कहता है कि सरकार को ऐसी इकोनॉमिक पॉलिसी या एक ऐसा इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहिए जिसके अंदर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वेल्थ ना हो सके, यानी कुछ लोगों के पास वेल्थ कॉन्सेंट्रेट ना करे, और जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी या आम जन के लिए डेट्रीमेंटल या हार्मफुल ना हो। इसको एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, सोसाइटी में वेल्थ कुछ लोगों के पास ही कॉन्सेंट्रेट ना हो सके, इसके लिए ही आर्टिकल 31A, B और C बनाया गया था, ठीक है। वो तो आपको मैंने पढ़ा दिया है, वो आप देख लीजिएगा वहाँ से। उसके अलावा गवर्नमेंट, मैंने जैसा कहा, प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, सर्ज टैक्स, CIT, ठीक है, और जो भी कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट्स हैं कि अगर किसी ने अनअकाउंटेबल या इलीगल मीन से कोई वेल्थ एक्वायर किया है तो उनको कॉन्फिस्केट करने के बहुत सारे लॉज और प्रोविजंस आर्टिकल 38 के क्लॉज 2 और आर्टिकल 39 के B और C से इंस्पायर्ड होकर बनाती है। तो ये सारी चीज़ें तो हैं, ठीक है। और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमन लोगों के लिए डेट्रीमेंटल नहीं होना चाहिए। इसका मतलब ये देखिए, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं? फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योरशिप। यानी कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन लोगों, समाज को या वहाँ पे काम करने वाले लोगों को हार्मफुल ना करे। मतलब जो भी उस फैक्ट्री में, जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में जो भी लेबर एम्प्लॉयड हैं, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं, चाहे वो वेज एम्प्लॉय हों, चाहे वो सैलरीड एम्प्लॉय हों, उनको रीज़नेबल वेज और सैलरी मिले, सोशल सेक्टर बेनिफिट्स मिलें, साथ ही साथ उन्हें सेफ़ वर्किंग कंडीशन मिले, ठीक है, उनको रीज़नेबल हॉलिडे मिले। तो कहने का मतलब है कि मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एक्सप्लॉयटेटिव नहीं होना चाहिए। दूसरा, मीन्स ऑफ प्रोडक्शन में कैपिटल आता है। कैपिटल दो तरह के होते हैं, वर्किंग कैपिटल, फिक्स कैपिटल। वर्किंग कैपिटल में आपका आता है रॉ मटेरियल, ठीक है, एंड अदर थिंग्स विच आर रिक्वायर्ड डे टू डे। और जो फिक्स कैपिटल होता है वो मशीनरी, ठीक है, इक्विपमेंट्स एंड द फैक्ट्री। तो फैक्ट्री जो प्रोडक्शन है वो किसी ऐसे जगह पे फैक्ट्री ना लगाई जाए जहाँ पे रेजिडेंशियल इलाका हो, जहाँ पे वहाँ पे रहने वाले लोगों को पोल्यूशन हो रहा हो, ठीक है, उनका राइट टू लाइफ वायलेट हो रहा हो, ठीक है। साथ ही साथ जो भी इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट या डिस्चार्ज है वो विदाउट ट्रीटमेंट इंडस्ट्रीज उसको रिवर या लेक में डिस्चार्ज ना कर दे जहाँ से उस लोकेलिटी को वाटर सप्लाई मिलती है। तो कहने का मतलब है कि जो भी मीन्स ऑफ प्रोडक्शन है वो सोसाइटी के लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए और वहाँ पे जो लोग काम करते हैं उनके लिए हार्मफुल नहीं होना चाहिए, ठीक है। और गवर्नमेंट, और साथ ही साथ गवर्नमेंट ये इंश्योर करे कि कोई हार्मफुल चीज़ का प्रोडक्शन भी ना हो, ठीक है, जो आम जनजीवन के लिए हार्मफुल है, ठीक है। तो ये सारे, तो अब देखिए कि ये प्रोविजंस 1950 से चले आ रहे हैं, ठीक है, और ये देश में इनइक्वालिटी को रिड्यूस करने का या वेल्थ के कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने का प्रयास करते हैं। पर डिलेमा, मतलब पर
आप ये कह लीजिए कि यहाँ पे जो आयरनी है वो ये है कि इनइक्वालिटी या वेल्थ का कंसंट्रेशन देश में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। मैं आपको डेटा देता हूँ, ठीक है। सो ऑक्सफैम रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, मैं ऑक्सफैम रिपोर्ट की डेटा मैं आपको दे रहा हूँ। इंडिया में जो 1% रिचेस्ट लोग हैं, ठीक है, दे कंट्रोल 51.5% ऑफ वेल्थ ऑफ इंडिया। यानी कि इंडिया के टॉप 1 रिचेस्ट परसेंट लोग, यानी जो सबसे मतलब जो टॉप 1% रिचेस्ट हैं, वो हमारे देश के टोटल वेल्थ का 52% उनके पास है। और ऑक्सफैम रिपोर्ट की 2017 का डेटा है कि 2017 में जो भी टोटल वेल्थ इंडिया में क्रिएट हुआ था, उस टोटल वेल्थ का 73% मात्र टॉप 1% लोगों ने एक्वायर किया था। यानी कि इनइक्वालिटी इंडिया में बहुत अलार्मिंग रेट से बढ़ रही है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ वेरियस प्रोविजंस की पीडीएस है, ठीक है, डिस्पाइट ऑफ इतने सारे प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी हैं, सीआईटी है, सर्ज टैक्स है, ठीक है, सुपर रिच टैक्स है, मतलब सब कुछ के बावजूद भी इनइक्वालिटी अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। अगर आपको इस वेल्थ के कंसंट्रेशन या वेल्थ के टर्म्स में इस इनइक्वालिटी को समझना है तो आपको समझना पड़ेगा इनकम इनइक्वालिटी को। तो मैं वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2021 का डेटा आपको बता रहा हूँ। इंडिया में जो रिचेस्ट 10% लोग हैं, ठीक है, टॉप 10% या रिचेस्ट 10% लोग, वो हमारे 2021 में जो टोटल नेशनल इनकम था उसका 57% उन्होंने एक्वायर किया। और 2021 में जो इंडिया की टोटल नेशनल इनकम थी उसका मात्र 13% इंडिया के बॉटम 50% लोगों के पास आया। तो ये जो वेल्थ में इनइक्वालिटी बढ़ रही है, ये इनकम इनइक्वालिटी के लिए इनकम इनइक्वालिटी की वजह से है। आप देखिए कि इंडिया के बॉटम के 50% यानी ऑलमोस्ट 50% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, दे जस्ट अर्न या दे जस्ट गेट 13% ऑफ द नेशनल इनकम। अब मैं बताता हूँ कि ये कैसे काम करता है, इनकम इनइक्वालिटी कैसे वेल्थ कॉन्सेंट्रेशन या वेल्थ में इनइक्वालिटी को जन्म देता है। देखिए, आप एग्जांपल लीजिए 2 व्यक्ति का। एक व्यक्ति जिसका डिस्पोजेबल इनकम 30,000 है। डिस्पोजेबल इनकम का मतलब होता है जो भी आपका टोटल इनकम है, टोटल इनकम से जो भी आपका पर्सनल इनकम टैक्स है, ठीक है, आपका अगर टैक्स आपका पर्सनल इनकम टैक्स डिडक्ट कर दिया जाए और आपके जो भी सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स हैं उनको अगर डिडक्ट कर दिया जाए, तो आपके सोशल सिक्योरिटी बेनिफिट्स और टैक्स डिडक्शन के बाद जो आपको इनकम मिलती है, ठीक है, सेविंग और एक्सपेंडिचर के लिए, उसको डिस्पोजेबल इनकम बोलते हैं। अब मान लीजिए एक व्यक्ति की डिस्पोजेबल इनकम यानी जो उसके इन हैंड, जो उसके हाथ में पैसा सैलरी आ रहा है वो 30,000 है, और एक व्यक्ति है जिसके हाथ में पैसा 2 लाख रुपए आ रहा है। 30,000 कमाने वाला व्यक्ति, इनकी संख्या भारत में 60-70% है। आप समझिए कि इनइक्वालिटी कहाँ से बढ़ रही है। 60-70 मोर देन 70% पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, ठीक है, भारत का 70% से ज़्यादा पॉपुलेशन एक महीने का मुश्किल से 30,000 रुपये अर्न कर पाता है। और ये वो लोग हैं जो उस 30,000 में से अपने जो भी बेसिक एमिनिटीज़ हैं, ठीक है, हाउस रेंट है, जो भी उनके एक्सपेंडिचर हैं, ठीक है, मेडिकल एक्सपेंसेस हैं, डे टू डे लाइफ के एक्सपेंसेस है, बच्चों का स्कूलिंग है, इन सारे एक्सपेंडिचर के बाद इनके पास बहुत मिनिमल सेविंग बचती है। तो ना तो ये लैंड खरीद सकते हैं, ना ये प्रॉपर्टी एक्वायर कर सकते हैं। तो एक्चुअली में ये वेल्थ को एक्वायर नहीं कर सकते, ये बस अपनी लाइवलीहुड को किसी तरह से मैनेज करते हैं। पर जिनकी डिस्पोजेबल इनकम बहुत हाई है, ठीक है, मैंने तो एक सैलरीड एम्प्लॉय को बोला 2 लाख, बिजनेसमैन को लेंगे तो उनकी करोड़ में डिस्पोजेबल इनकम है, तो उनकी सेविंग्स बहुत ज़्यादा होती हैं उनके खर्चे के बाद। तो बिकॉज ऑफ दैट सेविंग दे एक्वायर द प्रॉपर्टी एंड द वेल्थ। तो जो वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन इंडिया में हो रहा है वो इनकम इनइक्वालिटी की वजह से है। और वेल्थ का कॉन्सेंट्रेशन या वेल्थ के टर्म्स में इनइक्वालिटी अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है, डिस्पाइट ऑफ ऑल दिस प्रोविजंस की सरकार ने तमाम प्रोविजंस बना रखे हैं। आपको मैं एक रिसेंट डेटा दे देता हूँ ऑक्सफैम के रिपोर्ट के हिसाब से, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑक्सफैम रिपोर्ट 2021,
इंडिया में 83% वेल्थ जो 2021 में क्रिएट हुआ, 83% ऑफ द क्रिएटेड वेल्थ हैज़ एक्वायर्ड बाय टॉप 1% रिचेस्ट पीपल इन इंडिया। सोच लीजिए, यानी जो कुछ भी भारत में प्रोडक्शन हुआ गुड्स एंड सर्विसेज, उस टोटल वेल्थ का, ठीक है, जो भी वेल्थ क्रिएट हुआ उसका 83% सिर्फ 1% लोगों के पास जा रहा है। ठीक है, अब सवाल ये आता है कि अगर, अब देखिए मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पे इकोनॉमिक का भी नॉलेज देता हूँ। आपको ये लग रहा होगा ठीक है, तो ये इनइक्वालिटी कम करना है वेल्थ के टर्म्स में या इनकम के टर्म्स में, तो गवर्नमेंट टैक्स रेट्स को और बढ़ा दे, कॉरपोरेट इनकम टैक्स को बढ़ा दे, पर्सनल इनकम टैक्स को बढ़ा दे, सर्ज टैक्स को बढ़ा दे। ठीक है, गवर्नमेंट नहीं कर सकती, उनकी मजबूरी है। अगर गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा टैक्स बढ़ा देगी, अगर सीआईटी बहुत बढ़ा देगी, तो कंपनीज़ अपनी जो भी ऑफिस या प्रोडक्शन इंडिया में करती हैं, इंडिया से अपने बिजनेसेस को किसी दूसरे कंट्री में शिफ्ट कर लेंगे जहाँ पे टैक्स रेट कम है। वहाँ भी अगर उनको स्किल्ड लेबर और चीप लेबर मिलेगा, और अगर वहाँ की गवर्नमेंट की टैक्सेशन पॉलिसी लो है, तो वो वहाँ शिफ्ट कर लेंगे। तो अगर हमारे देश से बिजनेस कॉरपोरेशंस और बिजनेस हाउस चले जाएंगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिक्लाइन कर जाएगी। और अगर हमने पर्सनल इनकम टैक्स बहुत बढ़ा दिया या सुपर रिच टैक्स बढ़ा दिया, तो जो हमारे देश में जो भी रिच पीपल हैं वो देश छोड़ के किसी और देश का सिटीजनशिप ले लेंगे। तो गवर्नमेंट की मजबूरियां हैं, और गवर्नमेंट ने तमाम प्रोविजंस बनाए हैं जो मैंने बताई, लेकिन फिर भी वेल्थ के टर्म्स में जो इनइक्वालिटी है वो अलार्मिंग रेट से बढ़ रहा है। और आई डोंट नो कि 10 साल 20 साल बाद क्या स्थिति होगी। आप ये यकीन मानो, अमीर बहुत अमीर होने वाला है, ये एक फैक्ट है। आप इस लेक्चर को देख रहे हो तो इस बात को ध्यान में रख के अपनी ज़िंदगी के आप फैसले लीजिएगा। अमीर आने वाले 15-20 सालों में बहुत अमीर होने वाला है, गरीब थोड़ा सा वेल ऑफ होगा, पर उनके बीच का जो फ़र्क है वो बहुत डीप होगा। खैर, अब आते हैं सब क्लॉज डी पे। ठीक है, तो मैंने बता दिया जो भी कॉन्फिस्केटेड टैक्स रेट्स हैं, जो भी टैक्सेशन पॉलिसी हैं, सर्ज टैक्स हैं, ठीक है, और ये सारी चीज़ें, ठीक है, वो सब सी के फुलफिलमेंट के लिए हैं। ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन कॉमन पीपल के लिए डिट्रीमेंटल ना हो, मैंने बता दिया। वर्कर्स को सफिशिएंट वेज, सेफ वर्किंग कंडीशन, प्रॉपर सोशल सिक्योरिटी मिलना चाहिए। मीन्स ऑफ प्रोडक्शन किसी रेजिडेंशियल इलाके में नहीं होना चाहिए ताकि वहाँ पोल्यूशन क्रिएट करे, यानी किसी भी तरह का पोल्यूशन या डिट्रीमेंटल क्रिएट ना करे। ठीक है, और मीन्स ऑफ प्रोडक्शन जो होना चाहिए, यानी जो भी चीज़ें गुड्स एंड सर्विसेज बन रही हैं वो समाज के कल्याण हित के लिए बननी चाहिए। समाज को हार्म पहुँचाने वाली चीज़ें, अगर मान लीजिए कि सरकार को ऐसी नीतियां बनानी चाहिए जिससे कि वो उन गुड्स एंड प्रोडक्शन को प्रमोट करे जो समाज कल्याण के लिए ज़रूरी है, लोगों के बेसिक एमिनिटीज़ के फुलफिलमेंट के लिए ज़रूरी हैं। मतलब वो सारे प्रोडक्शन यूनिट्स जो हार्मफुल चीज़ें प्रोड्यूस करते हैं उनको सरकार अपनी नीति से, मतलब उनके प्रोडक्शन को बैन कर देना चाहिए, स्टॉप कर देना चाहिए। तो इस तरह के डायरेक्शन सब क्लॉज सी दे रहा है। सब क्लॉज डी कह रहा है देयर इज़ इक्वल पे फॉर इक्वल वर्क फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। अब इसमें क्या ही समझाना है, मतलब सरकार को ऐसे लॉज या प्रोविज़न बनाने चाहिए जिससे कि वो ये इंश्योर करे कि जो महिला और पुरुष हैं उनको सेम काम का सेम पैसा मिले। सेम काम का मतलब है कि अगर वर्किंग आवर सेम है और वर्क सेम है तो उसे महिला करे या पुरुष करे, दोनों को सेम पेमेंट मिलनी चाहिए। ठीक है, और ये होता भी है। आप किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में जाएं, अगर सेम पोस्ट पे एक मेल फीमेल काम कर रहे हैं, उनका काम सेम है, वर्किंग आवर्स सेम है, तो दे आर गेटिंग द सेम सैलरी। ठीक है, और वो अलग बात है कि अगर उनके अंदर उनके पर्सनल स्किल्स में फ़र्क है तो दे कैन गेट इंसेंटिव, दे कैन गेट हायर सैलरी बिकॉज ऑफ देयर पर्सनल स्किल्स स्ट्रेंथ, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। सब क्लॉज ई की अगर मैं बात करूं तो सब क्लॉज ई कहता है द हेल्थ एंड स्ट्रेंथ ऑफ वर्कर्स मेन एंड वीमेन एंड द टेंडर एज चिल्ड्रेन आर नॉट एब्यूज्ड। यानी कि सब क्लॉज ई ये कह रहा है कि सरकार को, मतलब सब क्लॉज ई को आप उस लाइन के साथ ही पढ़ेंगे। ठीक है, मैंने शॉर्ट कर दिया। तो सब क्लॉज ये कह रहा है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे ये इंश्योर हो सके कि जो वर्कर्स हैं, चाहे वो पुरुष हों, महिला हों या कम उम्र के बच्चे हों, उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ एक्सप्लॉइट ना हो। यानी कि
किसी भी फैक्ट्री में जहाँ कोई पुरुष महिला या बच्चे काम कर रहे हैं, वहाँ पे उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ एक्सप्लॉइट ना हो। यानी अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति कोल माइंस में या किसी भी तरह के मिनरल एक्सट्रैक्शन माइन में वर्क कर रहा है, तो उसको वहाँ पे सेफ़ वर्किंग कंडीशन मिलना चाहिए, प्रॉपर वेंटिलेशन मिलना चाहिए। ऐसा नहीं है कि उसको वहाँ काम करते समय रेस्पिरेटरी डिजीज़ हो गया, उसकी हेल्थ कॉम्प्रोमाइज़ हो गई, ठीक है। अब मैं इसका एक लाइव आपको एक बहुत अच्छा एग्जांपल देता हूँ, ठीक है। फ़िरोज़ाबाद को इंडिया की बैंगल इंडस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। फ़िरोज़ाबाद में ग्लास और बैंगल की प्रोडक्शन होती है, और बैंगल इंडस्ट्री में जो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयड आपको मिलेंगे वो महिलाएं और बच्चे मिलेंगे। हालांकि जब से CLPR एक्ट बना है, अब 14 साल या उससे कम उम्र के बच्चे तो आपको बैंगल इंडस्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं मिलेंगे, बिकॉज वो एक पनिशेबल ऑफेंस है। पर एक बहुत लंबे समय तक उन बच्चों का फ़िरोज़ाबाद के बैंगल इंडस्ट्री में एक्सप्लॉयटेशन हुआ है। और देखिए बैंगल इंडस्ट्री में क्या है ना कि सिलिका डस्ट क्रिएट होता है, ठीक है। और वो सिलिका डस्ट उनके लंग्स में जाके डिपॉजिट होता था, जिसकी वजह से उनको क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होते थे। लाइक अगर मैं एग्जांपल दूँ तो सिलिकोसिस एक ऐसा डिजीज़ है, लॉन्ग टर्म रेस्पिरेटरी लंग डिजीज़ है, जो कि लंग्स में सिलिका डस्ट के डिपोजिशन की वजह से होता है। उनको विजन लॉस, मतलब वो ब्लाइंड हो जाते थे बच्चे। तो बहुत सारा, तो मतलब सरकार को ऐसे कानून, ऐसे प्रोविज़न, नीति बनाने चाहिए जिससे कि सरकार इंश्योर कर सके कि देश में जो भी फैक्ट्रीज़ या जो भी प्रोड्यूसिंग यूनिट है, वहाँ जो भी वर्कर काम कर रहे हैं, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हों, उनका हेल्थ और स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होना चाहिए। साथ ही साथ इसमें यह कह रहा है कि सिटीजन्स आर नॉट फोर्स्ड बाय इकोनॉमिक नेसेसिटी टू इंटर एवोकेशंस अनसूटेड फॉर देयर एज एंड स्ट्रेंथ। एवोकेशन का मतलब ऑक्यूपेशन होता है, यानी हमारे देश के जो नागरिक हैं उन्हें अपने आर्थिक मजबूरियों की वजह से ऐसे काम ना करना पड़े जो उनके एज और स्ट्रेंथ के हिसाब से सूटेबल नहीं है या ठीक नहीं है। और इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए ओल्ड एज पेंशन और विडो पेंशन बनाया गया। यानी कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति जो बुज़ुर्ग हो गया है, उसको अपनी जीविका चलाने के लिए, अपनी लाइवलीहुड को फुलफ़िल करने के लिए, ठीक है, या अपने पेट को चलाने के लिए उसे अगर काम करना पड़ रहा है, उसका हेल्थ स्ट्रेंथ कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा है, वो ऐसा काम कर एबव 60-70, अगर 70 एबव का व्यक्ति है, उसका एज और स्ट्रेंथ उसे अलाउ नहीं करता है वर्क करने के लिए, फिर भी वो अपने इकोनॉमिक नेसेसिटी की वजह से अगर वर्क कर रहा है, तो ये स्टेट को सोचना चाहिए, मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए। और इसी के लिए गवर्नमेंट ने ओल्ड एज पेंशन बनाया। और विडो पेंशन भी इसीलिए बनाया गया ताकि अगर कोई महिला हैं, ठीक है, जो स्किल्ड नहीं हैं, अगर वो बुज़ुर्ग हैं, उनके पति गुजर गए, तो उनको विडो पेंशन मिलेगा, ताकि वो अपनी बेसिक जो भी सब्सटेंस है उसको फुलफ़िल कर सकें। साथ ही साथ चाइल्ड एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे रेगुलेशंस बनाए गए जो CLPR एक्ट में कवर होते हैं, कि कोई बच्चा, ठीक है, अगर वो अपने फार्म बिजनेस में भी एम्प्लॉयड है तो उसके एज और स्ट्रेंथ को एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते हम। यानी उससे कोई ऐसा काम, मतलब उसके ऊपर आप कोई ऐसा वेट नहीं डाल सकते हैं जो उसके एज के हिसाब से ज़्यादा हो, ठीक है। तो ये तमाम तरह की चीज़ें हैं। अगर मैं सब क्लॉज F की बात करूं तो कहता है द स्टेट शैल इन पर्टिकुलर डायरेक्ट इट्स पॉलिसी टुवर्ड्स सिक्योरिंग that children are given opportunity and facilities to develop in a healthy manner and in conditions of freedom and dignity, that childhood and youth are protected against exploitation and against moral and material abandonment। ओके, इसका मतलब है कि आर्टिकल 39 का सब क्लॉज ऑफ ये कहता है कि सरकार को ऐसी नीतियाँ बनानी चाहिए जिससे देश के जो भी बच्चे हैं, ठीक है, 14 साल या उससे कम उम्र के, उनको अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी मिले, उनको अपॉर्चुनिटी और फैसिलिटी मिल सके कि वो एक हेल्दी मैनर में, एक फ्री इन्वायरमेंट में और एक डिग्निफाइड इन्वायरमेंट में उनकी परवरिश हो, वो बड़े हों, ठीक है। एंड देयर चाइल्डहुड एंड यूथ आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। और उनका जो बचपन, मतलब बचपन का दौर है, जो उनका ये जो यूथ पीरियड है, वो हर तरह के एक्सप्लॉयटेशन से प्रोटेक्ट करे स्टेट, ठीक है, उनको उनके चाइल्डहुड या यूथ को एक्सप्लॉइट ना किया जाए।
और साथ ही साथ स्टेट मेक्स प्रोविजन टू प्रोटेक्ट देम अगेंस्ट मोरल एंड मटेरियल अबैंडमेंट, मतलब कि अगर किसी बच्चे को अबैंडनमेंट का मतलब होता है डेप्रीवेशन, डिप्राइव्ड ऑफ करना, यानी अगर किसी बच्चे को मटेरियल रिसोर्सेज से या मोरल वेलबींग से डिप्राइव्ड किया गया है, उस केस में स्टेट उससे ये चीज़ें इंश्योर कराए। अब किन्हें ये डेप्रीवेशन होते हैं? जो भी ऑर्फन बच्चे होते हैं, ठीक है, जो ऑर्फन्स होते हैं, चूँकि वो उनके माँ बाप उन्हें छोड़ देते हैं, ठीक है, उनको अपने माँ बाप का अता पता नहीं होता, या फिर उनके माँ बाप गुजर चुके होते हैं, तो अगर उनकी कोई गार्जियनशिप नहीं कर रहा है तो उनको कमा कर मटेरियल रिसोर्स अवेलेबल कोई कराने वाला नहीं है। तो वो बच्चे अगर सोसाइटी में जाकर अपने लाइवलीहुड के लिए अगर भीख मांगेंगे या अपने लिए मटेरियल रिसोर्स एक्वायर करेंगे, तो इस प्रोसेस में उनका मोरल डेप्रिवेशन हो जाएगा, बिकॉज वो समाज में उस एज में जो सफ़र करेंगे वो मोरल वेलबींग कभी सीख ही नहीं पाएंगे। उनके अंदर जो एंगर, फ्रस्ट्रेशन, जो एंग्जाइटी होगी, ठीक है, उन्हें एक गलत सिटीजन बनाने के लिए मतलब प्रेरित करेगी। तो कोई बच्चा जो मतलब स्टेट वो सारे प्रोविजंस बनाए जिसके तहत वो किसी बच्चे को मटेरियल रिसोर्स और वो मोरल वेलबींग से डेप्रीवेशन मतलब डिप्राइव्ड ना होने दे, ठीक है, जिसके तहत ऑर्फेनेज इंस्टीट्यूशंस बनाए गए, ठीक है, ऑर्फन्स बच्चों के लिए एजुकेशनल प्रोग्राम्स और बहुत सारे प्रोविजंस। तो आर्टिकल 39 सब क्लॉज एफ के स्पिरिट में चाइल्ड केयर के पॉलिसीज़ बनाए गए हैं, जुवेनाइल जस्टिस और CLPR एक्ट में भी इसके बहुत सारे प्रोविजंस कवर होते हैं। सो दिस इज़ ऑल अबाउट आर्टिकल 39, ठीक है। तो आप देख लीजिए आर्टिकल 39 का कितना बड़ा रोल है। आर्टिकल 39 एक सोशलिस्ट प्रिंसिपल पे बेस्ड आर्टिकल है, लेकिन फिर भी आज की डेट में आप देखिए कि इनइक्वालिटी इन टर्म्स ऑफ इनकम और वेल्थ दोनों इंक्रीज हो रहा है, डिस्पाइट कि गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स अडॉप्ट किए हैं। सब क्लॉज ए के लिए मैंने बताया मनरेगा, आजीविका मिशन, प्रधानमंत्री ग्रामीण विकास योजना, ठीक है, PM मुद्रा योजना। सब क्लॉज बी के लिए मैंने बताया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, बहुत 13A, 13B, 13C, ठीक है। सब क्लॉज सी के लिए मैंने बताया प्रोग्रेसिव टैक्सेशन पॉलिसी, कॉन्फिस्केटरी टैक्स रेट, सर्ज टैक्स, कॉरपोरेट इनकम टैक्स, ठीक है, और गवर्नमेंट मोनोपोली को भी प्रोहिबिट करती है, ठीक है। सब क्लॉज ई के लिए ओल्ड एज पेंशन, विडो पेंशन, ठीक है, विमेन एम्प्लॉयमेंट को लेके बहुत सारे लॉज प्रोविजंस बने, विमेंस को मैटरनिटी रिलीफ या बेनिफिट्स प्रोवाइड किया गया। सब क्लॉज एफ के लिए बहुत सारे चाइल्ड केयर, जुवेनाइल जस्टिस के प्रोविज़न बने, CLPR एक्ट बनाया गया और उसको काफ़ी स्ट्रेंथन और ब्रॉड किया गया। तो सोचिए कि आर्टिकल 39 के स्पिरिट में कितना कुछ किया है सरकार ने। फिर भी आर्टिकल 39 एक ऐसा आर्टिकल है जो अभी भी बहुत ज़्यादा हद तक अनरियलाइज्ड है, मतलब ये अभी तक गवर्नमेंट अचीव नहीं कर पाई। एंड लेट्स होप कि फ्यूचर में गवर्नमेंट ऐसे पॉलिसीज़, प्रोग्राम या लॉज बनाए जिससे कि जो भी वेल्थ में कॉन्फिस्केटरी, वेल्थ को लेके कॉन्फिस्केटरी लॉज बनाए, ठीक है, अगर सिचुएशंस अलाउ करती हैं, ठीक है, जिससे कि आर्टिकल 39 को रियलाइज कराया जा सके और आर्टिकल 39 में जो बाकी बातें हैं उन सबको फुलफ़िल कराया जा सके, ठीक है। गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग its best. Let's hope whatever will happen, that will happen good for the country. Thank you so much.